जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर पहला हो जाएगा जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी देखेंगे जो 4 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद क्या है वो बताना है। तो लिखना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाता है। राष्ट्रवाद मतलब कुछ भावना है, एक ऐसा भावना है जो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को मतलब एकजुट करता है। वैसा भावना जो लोगों को एकजुट करे वो राष्ट्रवाद है। अगला, मेजनी कौन था? तो लिखना है, मेजनी एक साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक अच्छा सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। मतलब वो बहुत कुछ सोचते थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे वैसा मेजनी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो लिखना है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया को माना जाता था या फिर ऑस्ट्रिया को माना जाता है। परंतु जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव भी एक बड़ी बाधा थी। मतलब वहाँ के लोगों में एकजुटता नहीं था और वो जो है देश, उस पर जर्मनी पर जो है ऑस्ट्रिया का मतलब प्रभाव था। वहाँ पे जो भी है लोगों को एकजुट करने में एकजुट नहीं हो पाता था। मतलब ऑस्ट्रिया का प्रभाव होने के कारण लोग एकजुट नहीं हो पाते थे। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? तो लिखना है, नेपोलियन के हार के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ब्रिटेन, रूस, प्रसा के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था शुरू की जिसका उद्देश्य पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना था। अतः 1815 से 1848 के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे वो बताना है। तो लिखेंगे, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। 4 पॉइंट लिख लेना है। पहला कारण, फ्रांस में लुई फिलिप का शासन था। मतलब जो उस समय जो था 1848 के समय में लुई फिलिप का शासन था फ्रांस में, जो भ्रष्ट और अमीरों के हित में था। मतलब जो घूसखोरी करता था उसके हित में था, जो अमीर लोग था उसके हित में था लुई फिलिप। गरीब लोगों का कोई सहारा नहीं था। अगला पॉइंट है, लोग चाहते थे कि उन्हें मतदान का अधिकार और संसद में भागीदारी मिले। वहाँ के जनता में मतलब एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना जाग रहा था। वो चाहते थे कि उन्हें वोट देने का अधिकार हो और संसद में भागीदारी का भी अधिकार हो। अगला पॉइंट है, काम की कमी, भूखमरी और गरीबी से साधारण जनता दुखी थी। मतलब बहुत बेरोजगारी था जिससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा था, दुखी था जनता। अगला है, कर और राजकीय प्रतिबंधों से व्यापारी भी असंतुष्ट थे। मतलब बहुत ज़्यादा कर बढ़ गया था, टैक्स बढ़ गया था जिससे व्यापारी को भी बहुत नुकसान हो रहा था, वो भी असंतुष्ट थे। अगला है प्रश्न, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है वो बताना है। तो लिखेंगे, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। वह सभी प्रकार के वैधानिक सुधारों का विरोधी था। मतलब वो किसी भी प्रकार के संविधान का सुधार का विरोधी था। इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होने के कारण दोनों राष्ट्रों का एकीकरण विदेशी सहायता से हुआ। मतलब जर्मनी और इटली पर जो है एक तरह से कंट्रोल करके था ऑस्ट्रिया, जिसके कारण ये दोनों देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ विदेशी सहायता से।
अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो लिखना है, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली और जर्मनी के राज्यों को एकीकृत करने की रूपरेखा प्रदान की। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों से नवयुग का संदेश पहुंचा, जिससे लोग एकजुट होने लगे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। मतलब क्या हुआ था, नेपोलियन जब आया यूरोप में तो वो कई राज्यों को जीत लिया था और जीतने के बाद पूरे राज्य का एक तरह से संविधान लागू कर दिया, सभी को मतलब एक राष्ट्रवाद के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो लिखना, गैरीबाल्डी एक नाविक था जो मेजनी तथा कावूर के विचारों का समर्थन था यानी समर्थक था। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों की एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया और उसे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और अपनी पूरी जिंदगी साधारण किसान की तरह बिता दिया। मतलब क्या हुआ था, ये जो गैरीबाल्डी था इटली का कुछ क्षेत्र था जो कि इटली के पास उस समय नहीं था, उस पर आक्रमण किया गैरीबाल्डी, जिसका नाम क्या है, सिसिली और नेपल्स। यहाँ पे आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद ये क्षेत्र को जीत लेता है गैरीबाल्डी। जब विक्टर इमैनुअल यानी काउंट कावूर को पता जब चलता है कि गैरीबाल्डी ने ये क्षेत्र को जीत लिया है जो कि इटली का क्षेत्र था, अभी इटली का क्षेत्र हुआ नहीं था, इटली का क्षेत्र होने वाला था, तो उस समय हुआ नहीं था। तो इसको पता चलता है तो ये क्या करता है, गैरीबाल्डी से मतलब युद्ध के लिए घोषणा कर देता है और गैरीबाल्डी से जाता है मिलने। तो गैरीबाल्डी क्या होता है, डर जाता है, वो युद्ध का नाम सुनते ही डर जाता है, इसलिए वो क्या करता है, बिना कुछ समझौता किए वो काउंट कावूर को मतलब सौंप देता है ये क्षेत्र जो जीता गया था। अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो लिखेंगे, बिस्मार्क सिर्फ प्रधानमंत्री थे, मतलब जो है जर्मनी का जो है प्रशा का, एक तरह से प्रशा का विलियम प्रथम जो था शासक था और उस शासक का जो है प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। लेकिन राजा विलियम प्रथम ने उन्हें पूरा राजनीतिक अधिकार और विश्वास दिया। जो विलियम प्रथम थे वो बिस्मार्क को जो है कई राजनीतिक अधिकार दिए और विश्वास दिए। जर्मनी के अन्य राज्य बिस्मार्क की बात तभी मानते थे क्योंकि राजा उनके पीछे खड़े थे। बिस्मार्क के पीछे किसका हाथ था, राजा का हाथ। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध तो डेनमार्क होता है, दूसरा युद्ध है ऑस्ट्रिया और तीसरा फ्रांस युद्ध है। इन युद्धों के लिए सेना, धन और हथियार राजा विलियम प्रथम ने ही उपलब्ध कराए। मतलब जो है बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ता है, तो युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी तो चाहिए, सेना भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, तो वो सारा कौन उपलब्ध कराता है, विलियम प्रथम कराता है। अगर राजा का समर्थन ना होता तो इतनी मजबूत सेना तैयार नहीं हो सकती थी। अब आगे प्रश्न हम लोगों को देखना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। तो जो पीछे हम लोग देखे हैं मेजनी के बारे में वही चीज़ लिख देना है, कावूर के बारे में तो नहीं देखे, गैरीबाल्डी के बारे में देखे हैं, तो गैरीबाल्डी का जो वो पॉइंट लिखे थे वही लिख देना है। कावूर के बारे में इसमें जो है वो लिखना है, या फिर जो यहाँ पे दिया गया है ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। लिखना है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, मेजनी का क्या योगदान था वो लिखना है। तो मेजनी एक साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक अच्छा सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। वह पूरे इटली को एकीकृत करना चाहता था या फिर चाहते थे, परंतु वो सफल नहीं हो सके। मेजनी जो है वो पूरा इटली को एकीकृत करना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया का प्रभाव होने के कारण मेजनी सफल नहीं हो पाया था। अब अगला हम लोग देखते हैं कावूर का योगदान क्या होता है। इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान। कावूर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। उसने फ्रांस से जबरदस्ती दोस्ती कर ली
और उसका लाभ भी प्राप्त कर लिया। उसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी। 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर सभी को इटली में मिला लिया। मतलब क्या होता है ने, फ्रांस को युद्ध लड़ रहा था और ये जो है काबूर बिना फ्रांस से पूछे माते फ्रांस का समर्थन में आ जाता है। ठीक है, आने के बाद जब समझौता होता है तो उसमें जो है ये जो काबूर होता है कुछ ऐसा बात रखता है जिससे पूरा विश्व का ध्यान यहाँ पे आ जाता है इटली के तरफ। अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। तो लिखेंगे गैरीबाल्डी एक नाविक था जो मेजनी तथा काबूर के विचारों का समर्थक था। उसने अपने कर्मचारियों की एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया और उसे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और अपनी पूरी जिंदगी साधारण किसान की तरह बिता दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण हो गया। मतलब ये सारे जो है नेता मिल के अपना अपना योगदान दिए, उसके बाद इटली का एकीकरण अंत में होता है काबूर के नेतृत्व में, काबूर और विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। मतलब बिस्मार्क का क्या भूमिका था जर्मनी के एकीकरण में, वो बताना है। तो लिखेंगे बिस्मार्क प्रसा के प्रधानमंत्री थे। बिस्मार्क कहाँ के प्रधानमंत्री थे? प्रसा के। उन्होंने जर्मनी को एक करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। मतलब लौह और रक्त की नीति क्या होता है, वो बहुत तेजी से हथियार बढ़ाना शुरू किए और सेना बढ़ाना शुरू किए। उन्होंने जर्मनी के छोटे राज्यों को प्रसा के नेतृत्व में लाने की योजना बनाई। मतलब जो भी जर्मनी का छोटा छोटा राज्य था उसको अपनी तरफ मिलाने का कोशिश किया। उसने 3 युद्ध लड़ा। पहला 1864 का डेनमार्क युद्ध, मतलब वो पहला युद्ध लड़ता है 1864 का डेनमार्क युद्ध। दूसरा लड़ता है 1866 का ऑस्ट्रिया युद्ध और तीसरा लड़ता है 1870 से 71 का फ्रांस युद्ध। जिसके बाद 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से तो दीर्घ उत्तरीय सिर्फ 2 ही प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। हर एक चैप्टर से मतलब 1 या 2 प्रश्न ही याद रखना है, जो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको याद रख लेना है, सारा याद नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका PDF। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।